जब भी उनके पास कोई रोगी आता है तो वो अपने सारे दूसरे कामों को छोड़कर उस रोगी की चिकित्सा में जुट जाते हैं। चिकित्सा को अपना सेवा धर्म मानते हुए लगातार सेवा में जुटे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर BL मिश्रा जी की। रीवा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा जी, जिन्होंने जहाँ एक और संक्रमण से फैलने वाले टीबी जैसे छुआछूत बीमारी को खत्म करने का बीड़ा उठाया, वहीं HIV जैसे बीमारी की रोकथाम के लिए लगातार एडवोकेसी करते रहे और वर्तमान में कोविड काल के दौरान उनके द्वारा कई सराहनीय कार्य भी किए गए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। सच तो सच में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस कड़ी में हम आपको मिलाते हैं रीवा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा जी से। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। सर, इससे पहले कि हम बातचीत करें, आप अपने परिवार, शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यहीं रीवा जिले में मेरा जन्म हुआ है और सन 1978 में मेरा PMT में चयन होने के पश्चात मैंने MBBS की परीक्षा रीवा मेडिकल कॉलेज से पास किया और MD मेडिसिन भी 87 में यही इसी मेडिकल कॉलेज से पास किया। उसके पश्चात प्राथमिक सेवा मेरी 10 वर्षों तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ के अंतर्गत रीवा जिले में थी और इसके पश्चात 20 वर्षों तक लगभग यहीं ICDS मेडिकल ऑफिसर और फिर 2004 से लेकर 2020 तक 16 वर्षों तक मैंने जिला टीबी अधिकारी और नोडल अधिकारी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के में कार्य किया। विगत 1.25 वर्ष तक मैं सीधी का मुख्य चिकित्सा अधिकारी था। राज्य शासन ने अभी अगस्त के अंतिम सप्ताह में मेरी पदस्थापना मुख्य चिकित्सा अधिकारी रीवा के रूप में किया है। तब से मैं 1 महीने से यही कार्य कर रहा हूँ। सर, अगर बातचीत की जाए, जब आपने PMT के लिए क्रैश किया था, उस समय जब आपका चयन हुआ तब आपको कैसा लगा था? निश्चित रूप से अच्छा लगा। ये PMT बहुत टफ एग्जामिनेशन होता है और वो परिवार गौरवान्वित होता है और वो छात्र भी गौरवान्वित होता है जब वो PMT पास होता है। निश्चित रूप से उसके मन में एक संकल्प रहता है कि हम रोगियों की सेवा करेंगे और हमारा उद्देश्य रहता है कि जब रोगी तकलीफ़ लेकर आता है तो वो रोता हुआ आता है, मेरी ये मंशा रहती है कि वो अस्पताल से या चिकित्सक के पास से हंसता हुआ अपना घर जाए। यही मेरा हमेशा संकल्प रहा है। सर, प्रायः ये देखा जाता है कि जब बच्चा स्कूल में होता है तो उसके दिमाग में कलेक्टर बनना आता है, फिर आपके दिमाग में चिकित्सक की तरफ कैसे आया? ये तो देखिए, कभी भी किसी छात्र से पूछिए स्कूल में पढ़ने वाले से तो वो 2 ही नाम लेता है, पहले डॉक्टर बनूंगा या तो इंजीनियर बनूंगा। लड़कियां यही बोलती हैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। जैसा मैंने बताया कि ये कठिन परीक्षा होती है। यदि 100 लोग परीक्षा देते हैं तो मुश्किल से एक छात्र का चयन हो पाता है। यही जो शेष 99 छात्र होते हैं अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ IAS हो गए, IPS हो गए, प्रशासनिक सेवा में या अन्य सेवाओं में, बिजनेस में चले जाते हैं। पहली प्राथमिकता यही रहती है कि वो यही कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इतना भी आपने इंटरव्यू सुना होगा छात्रों का, IE या टॉप करने वाले छात्र रहते हैं तो डॉक्टर या इंजीनियर ही पहले चरण में बोलते हैं। सर, आपका जब चयन चिकित्सक के पद पर हुआ था तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका पूरा श्रेय हमारे बड़े पिताजी पंडित राम सागर शास्त्री जी, जो विंध्य क्षेत्र के जाने माने साहित्यकार थे, पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। इसके पश्चात मेरे माताजी और पिताजी, मेरे पिताजी कृषि विभाग में सहायक संचालक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे 2094 में। इन्हीं को पूरा श्रेय जाता है। सर, इस दौरान आपको संघर्ष भी? नहीं, संघर्ष की नौबत तो कभी नहीं आई। मैं तो अपना कर्तव्य करता रहा। छात्र जीवन में पढ़ाई ही अपना उद्देश्य था तो पढ़ाई करता था और संघर्ष की नौबत तो कभी नहीं आई। अपने कर्तव्य को मैं महत्व देता हूँ और मेरा इच्छा रहती है कि ये मैं भी सबको सलाह देता हूँ कि आप अपना कर्तव्य करिए। फल तो ईश्वर अपने देता है समय आने पर। कर्तव्य सबको अपना करना चाहिए। सर, चूँकि आप टीबी के नोडल ऑफिसर भी थे
और टीबी एक छुआछूत की बीमारी मानी जाती थी। लोग उससे दूर भागते थे, यहाँ तक कि उनके परिजन भी उनसे काफ़ी दूरियां बना लेते थे। उस दौरान आपने काफ़ी कठिन कार्य किया, कोई एक ऐसा अनुभव आपका रहा? टीवी में मैंने बहुत दिनों तक 16 वर्षों तक नोडल अधिकारी के रूप में जिले में कार्य किया और एक पहचान बनाया। मध्य प्रदेश में मुझे 1-2 जिला टीवी अधिकारियों में गिना जाता था और मैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे एमडीआर टीवी हो, चाहे क्वालिटी एश्योरेंस की बात हो और लैब डायग्नोसिस की बात हो, तो मैं पूरे संभाग का भी नोडल अधिकारी था। रीवा से अलावा सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया सभी जिलों का मैंने क्वालिटी एश्योरेंस के क्षेत्र में काम किया है। और जैसा कि आपने सही कहा कि पुराने समय में टीवी रोगी को, एक पिता को टीवी हो गई तो उनके लड़के बहू घर से बाहर अलग कर देते थे, थाली और खाना अलग कर देते थे। लेकिन समय ने परिवर्तन किया और अब तो हम ये भी कहते हैं कि एक थाली में मरीज और घर वाले खाना खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तुम्हारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 5 वर्षों पहले ही कहा था कि 2025 तक हम टीबी उन्मूलन कर देंगे और हमारा 2024 तक अंत में मैंने लक्ष्य रखा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तभी तो मैं जिलाधिकारी था टीबी का विगत 2 वर्षों पूर्व, लेकिन अब मैं समस्त कार्यक्रमों का हूँ। मेरी टीबी सर्वोच्च प्राथमिकता भी रहेगी और दिसंबर 2024 तक मैं टीबी उन्मूलन के लिए जितना भी शासन का लक्ष्य है वो पूरा करने का प्रयास करूँगा। और गांव-गांव तक एक व्यक्ति, अभी तक टीबी 2 हफ्ता के ज़्यादा खांसी यदि है तो उनको हम खोज करते थे कहीं टीबी है या नहीं है, लेकिन अब उनके संपर्क में रहने वाले सभी रोगियों की जांच की जानी है, क्योंकि हम उन्मूलन की बात कर रहे हैं। हजारों वर्षों से टीबी चली आ रही है और करोड़ों लोग मर गए दुनिया में। और भारतवर्ष हमारा ज़्यादा टीबी के लिए जाना जाता है। 27% लोग पूरी दुनिया में भारतवर्ष में हैं। और तो अब ये टीबी उन्मूलन की बात चल रही है, एक भी रोगी रहना नहीं चाहिए। और टीबी रोगी की मौत तो मैं टोटल खिलाफ हूँ। क्यों मौत होनी चाहिए जब इतनी अच्छी हमारे पास दवाइयाँ हैं, इतनी अच्छी जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं और एक हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे चिकित्सक हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, तो मौत का तो सब नहीं ही होना चाहिए। ये मेरा सख्त निर्देश है और कर्मचारियों के लिए, और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि 2024 में हम जिले से टीबी का उन्मूलन कर दें। और रही एड्स नियंत्रण की बात, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले रीवा जिला, निश्चित रूप से रीवा जिला थोड़ा ज़्यादा HIV एड्स में जाना जाता है। सर्वाधिक 5 जिलों में रीवा भी हमारा शामिल है और उसकी जांच के लिए मैंने हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुरू से ही, मध्य प्रदेश में केवल रीवा जिला ऐसा था जहां सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये जांच की सुविधा मैंने उपलब्ध कराया था। अन्य सभी जिलों में वर्षों तक ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन सबसे पहले मैंने रीवा जिला में चालू किया था। सर, आपने अभी HIV की बात की और HIV का संक्रमण, जबकि हम एक ऐसे समाज में जो कि शिक्षित समाज है, और इसमें ये भी देखा गया कि बहुत सारे चिकित्सक इस बीमारी को लेकर के काफ़ी उनमें भ्रांतियाँ थी और तो चिकित्सा करने से कतराते थे। फिर आपने लगातार एडवोकेसी भी की इसके लिए। ये तो हमको मान के चलना चाहिए, हर व्यक्ति जो मुझे दिख रहा है वो हर व्यक्ति HIV पीड़ित है। जो सड़क में चलने वाला व्यक्ति है उसको पॉजिटिव ही मान के चलिए। 10 गर्भवती महिलाएं हमारी डिलीवरी के लिए लेटी हैं, एक ने जांच करा लिया, वो पॉजिटिव दिख रही है, 9 ने जांच नहीं कराया, हम उनको अच्छे से देख रहे हैं। ये तो हमको ये मान के चलना चाहिए ये सभी गर्भवती जितनी हैं सब HIV पीड़ित हैं। और अपनी सुरक्षा के हमेशा ये PPE किट की बात चली या सेफ डिलीवरी किट पहन के, या मरीज को देखने का एक तरीका, मरीज आता है चिकित्सक के पास, उसको हमको जांच करना चाहिए। बिना जांच इलाज के हम कैसे इलाज करेंगे? कई बार ऐसा आता है, अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली कि HIV पीड़ित महिला को नहीं देखा गया अस्पताल में, वो सड़क में ही पड़ी रही, सड़क में डिलीवरी हो गई या उसको। ये तो मानव अधिकार के खिलाफ है और हम सबको इस तरह का प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। चिकित्सक को उनको तत्काल मरीज को देखना चाहिए और उनका HIV से हो, चाहे हेपेटाइटिस से हो, चाहे टीबी से हो, हर व्यक्ति से अपनी सुरक्षा को देखते हुए चिकित्सकों का परीक्षण का सबको उनको सिखाया जाता है। हम लोग प्रशिक्षित करते हैं किस तरह से अपनी सुरक्षा करें, किस तरह से हमारे स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित रहें, ये हम लोग सबको बताते हैं। सर, आपने तंबाकू मुक्त का बीड़ा भी उठाया था,
और ये कहाँ तक सक्सेस हुआ? ये तो उठाया नहीं था, उठाया ही है। और मैंने संकल्प लिया है कि रीवा जिले को तंबाकू मुक्त बनाने में पहले में भी मैंने काम किया है। हमारे गुरुजी डॉक्टर M.K. जैन साहब भी प्रसिद्ध फिजिशियन थे रीवा मेडिकल कॉलेज में यहाँ के। उनका भी हर मरीज से वो ज़रूर पूछा करते थे। उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने ये संकल्प लिया। और ये तंबाकू तो जहर है। छोटे छोटे बच्चे बता सकते हैं, किसी पूछेंगे चौथी कक्षा के छात्र से तो बताएगा कि तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है। तो फिर क्यों लोग खाते हैं, क्यों हम खाते हैं? पहले तो हम संकल्प लें कि हम नहीं खाएंगे तंबाकू, हम बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे। तो और हम अपने घर में न रखें, मेहमानों का स्वागत नहीं करें। यदि हमने कोई उत्सव किया है तो उनको अच्छी चीज़ खिलाइए खाने में। तंबाकू क्यों खिलाते हैं, बीड़ी सिगरेट से स्वागत क्यों करते हैं? तो ये जिला प्रशासन में कलेक्टर साहब के सामने भी मैंने ये बात रखा है कि जितने भी बारात घर हैं और वहाँ भी अनुमति दिया जाए तो रखा जाए कि तंबाकू मुक्त परिसर। संस्थाओं में भी ये लिखा जाए कि तंबाकू खाने पर हमारे कर्मचारी तंबाकू खा के आएंगे या कोई भी आएगा तो उसको दंड का भी प्रावधान है। सार्वजनिक स्थल पर या कार्यालयों में उनमें 200 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। छात्र स्कूल में पढ़ते हैं, 100 मीटर की दूरी तक कोई दुकान नहीं होना चाहिए, तंबाकू बिक्री केंद्र नहीं होना चाहिए। तभी प्राचार्यों से ये सर्टिफिकेट लेना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कलेक्टर साहब के माध्यम से जितने भी हमारे स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके परिसर में कोई भी विद्यालय नहीं लेगा और सभी संकल्प लें और प्राचार्य के नेतृत्व में सभी छात्र संकल्प लें तो आगे चल के निश्चित रूप से हमारा जिला तंबाकू मुक्त हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि जिस दिन हमारा तंबाकू मुक्त जिला हो गया तो हमको अन्य नशा मुक्त कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयमेव समाप्त हो जाएगा। जब वो बालक अपने खानदान की बात करेगा, मेरे पिताजी तंबाकू भी नहीं खाते हैं, तो कैसे कोरेक्स और शराब अन्य नशे का उपयोग वो नहीं करेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। सर, अभी वर्तमान परिवेश में विगत 2 वर्षों से हम एक महामारी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, कोविड, और इस दौरान सर आपने भी काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किया है। सीधी जिले में मैं था, दूसरी लहर जब आई, सीधी जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी था, बहुत नज़दीक से देखा है। 150 सीधी की आबादी हमारे रीवा से एकदम आधी है, तो वहाँ भी 150 लोगों को ऑक्सीजन लगा हुआ था। काफ़ी लोग, घर के परिजन सभी परेशान थे और बहुत से जानें भी गई हैं। और ये कोरोना एक नई समस्या है जिसको अभी सभी चिकित्सक इसके बारे में जानते हैं और न ही विशेषज्ञ या वैज्ञानिकों को इसके बारे में अंदाज है। जो बातें हो जाती हैं उसके बाद पता चलता है कि ये कोरोना का ये दुष्परिणाम हुआ। तीसरी लहर का भी अंदेशा है कि तीसरी लहर भी आ रही है, कई देशों में आई भी है, हो सकता है भारत में भी आए, मध्य प्रदेश में भी आए, हमारा जिला भी प्रभावित हो। उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। हमारा ये मानना है टीकाकरण से हमने बहुत सी बीमारियों को ख़त्म किया है देश से और विश्व से। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन से, प्लेग के वैक्सीनेशन से, इवन छोटा सा अभी देखते देखते हम लोगों के 10 वर्ष पोलियो मुक्त भारत हमारा हो गया। पोलियो की 2 बूंद सब लोगों ने जन भागीदारी से पिलाया और हमारा देश पोलियो मुक्त हो गया। उसी तरह से शीघ्र ही मुझे विश्वास है कि कोरोना मुक्त भारत भी जल्दी हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सब टीकाकरण करा लें। अभी भी हमारे ज़िले में बहुत से लोग बचे हुए हैं जिनको पहला डोज ही नहीं लगा है। अभी 76,000 लोग लगभग ऐसे बाकी हैं। हम लोग कलेक्टर साहब के नेतृत्व में सतत रोज़ ऐसे लोगों को लगा रहे हैं टीका। मुझे विश्वास है कि 1 सप्ताह के अंदर पहला डोज, हमारा मध्य प्रदेश शासन ने लक्ष्य रखा था 30 सितंबर तक, सतत रूप से हम लोगों ने 1,16,000 तक डोज लगाया हुआ है इसी सितंबर महीने में, एक दिन में। और सभी का सहयोग रहा है, आम जनता से लेके सभी जनप्रतिनिधियों का, मीडिया का, सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का। ये सतत रूप से हमारी अपील रहेगी और सबको हम पहला डोज तो लगा ही रहे हैं, दूसरा डोज से भी के लिए भी अपील है कि अभी 10 जुलाई के पहले जिन्होंने पहला डोज लगाया हुआ है वो भी सब लोग आके लगवा लें। अभी लगभग 2.5 लोग ऐसे हैं जिनको ड्यू है आज की डेट में। तो जब दोनों डोज लगेगा तभी पूर्ण रूपेण हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी, यही हमारी अपील है। साथ ही मास्क हम कभी नहीं भूलें
और बाज़ार में अनावश्यक भीड़ में न जाएं और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, ये हमारा सतत रूप से जारी रहेगा। सर अगर बात करें तो आज आप एक सफल अधिकारी के रूप में हैं और लगातार सफलताएं आपके कदम चल रही है और हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी प्रकार सफल हों। लेकिन इस सफलता का जो मूल मंत्र है वह क्या है? सफलता का मूल मंत्र है हमको अपना कर्तव्य करना चाहिए। ये मैंने पहले बताया, हर व्यक्ति को अपना, छात्र यदि है तो उसको पढ़ाई करना चाहिए। शिक्षक ने होमवर्क दिया है तो होमवर्क ले जाके दिखाना चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य है कि समय से विद्यालय आके छात्रों को पढ़ाएं, उनका देखें कैसे ये पढ़ रहे हैं। इसी तरह से जिस विभाग जिसका भी हमारा अस्पताल का काम है, अस्पताल में हम समय में आएँ और जो हमारे मरीज हैं या जो हमारी नेशनल प्रोग्राम्स हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, आम जन तक पहुंचाना अपना हमारा मुख्य प्रायोरिटी है। तो चाहे जननी सुरक्षा योजना का लाभ हो, चाहे NCD प्रोग्राम हो, जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं उनको आम जन तक पहुंचाना। और उनको मुख्य दिक्कत यह है कि हमारे चिकित्सक आजकल बात नहीं करते। काउंसलिंग यदि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, सभी चिकित्सकों को या पैरामेडिकल स्टाफ को काउंसलिंग करना चाहिए। इस पीढ़ी में लिख दिया दवाई, मरीज को पकड़ा दिया, मरीज को ये नहीं मालूम होता कि किस कारण से हमको ये तकलीफ़ हुई, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं और अपने परिवारजनों को, मित्रों को कैसे हम बचा सकते हैं, ये बोलना चाहिए। चिकित्सकों को सभी चीज़ मालूम रहती है और कहा भी गया है कि चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग में पूरा टीम लीडर होता है अपने स्वास्थ्य व्यवस्था का। तो टीम लीडर का जिस तरह से पालन करना चाहिए कार्यक्रमों का, उस तरह से करें तो निश्चित रूप से हमारा जिला एक अग्रणी रूप में आगे बढ़कर आएगा। सर अब अपने लीडरशिप को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? लीडरशिप तो यही है कि हम अपना काम करें। शासन की योजनाएं हैं, तत्काल उसका त्वरित निराकरण करना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि हम इसको इंतज़ार करके रखें। और तत्काल प्रशिक्षण सतत एक प्रक्रिया है, सभी को लिए नई नई गाइडलाइन, दिशा निर्देश आते रहते हैं समय समय पर। और सभी चिकित्सकों को, पैरामेडिकल स्टाफ को अपडेट रहना चाहिए इन योजनाओं का, ताकि हम इसको आम लोगों तक पहुंचा सकें। चाहे वो नवजात शिशु हों, चाहे गर्भवती महिलाएं हों, चाहे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर के रोगी हों, सब जगह रोकथाम और उचित इलाज समय से ये हम लोग सुनिश्चित करें। तो यही हमारी सफलता का श्रेय रहेगा। सर अभी वर्तमान में आप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हैं और भविष्य में संयुक्त संचालक भी बन सकते हैं। इस परिस्थिति में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकता तो मैंने बता ही दिया कि त्वरित निराकरण, कोई भी डिसीजन लेना है या शासन के जो पत्राचार होते हैं, पत्र आते हैं कि ये योजना लागू करना है, उसको समय में लागू करना, आम जनता तक ये संदेश पहुंचाना कि ये आपके लिए ये योजना दस्तक अभियान लागू किया गया है तो एक उस महीने में होना चाहिए। निरोगी काया अभियान चालू है तो होना चाहिए। कुष्ठ मुक्त जिले की हम बात कर रहे हैं तो सर्वे भी चल रहा है हमारा। घर घर हमारे सब कार्यकर्ता आम जन तक पहुंचाएं संदेश, ताकि हम जिले को कुष्ठ मुक्त भी बना सकें। इसी तरह से जितनी भी योजनाएं हैं वो समय पर लागू कराना, ये किसी भी अधिकारी का ये पहला कर्तव्य होना चाहिए। सर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति के लिए आपके भविष्य की क्या योजना होगी? भविष्य में तो वही समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। पुराने समय में संक्रामक रोग हुआ करते थे। मुझे शुरुआत के दिनों में याद है एक एक गांव में उल्टी 10 से 20 लोग मर जाया करते थे और हम लोग रिपोर्ट भेज देते थे कि गैस्ट्रोएंटराइटिस से इस मोहल्ले में 20 लोगों की मौत हुई, या पूरे ज़िले में CMO साहब भेजते थे कि 150-200 लोगों की मौत हुई। अब समय परिवर्तित हो गया है। किसी को भी शासन, एक भी मौत भी यदि हो जाती है, मुझे याद है प्रमुख सचिव ने हमारे एक बार रीवा जिले का उदाहरण दिया था कि खटखरी रीवा जिला में है, वहाँ एक आदिवासी परिवार में एक युवक की मौत हो गई तो 10 मिनट के VC में 3 बार कहा। शासन अब किसी भी मौत को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जब हमारी इतनी योजनाएं हैं और इतनी दवाइयां हैं, फ्री में जांच, फ्री में इलाज, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में हमारे लैब टेक्नीशियन उपलब्ध हैं, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक उपलब्ध हैं, तो किसी का भी समय में जांच न हो, उसकी मौत हो जाए, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा।
और मैं बता दूं कि हमारे रीवा जिला में पूरे मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि सर्वाधिक चिकित्सक हमारे रीवा जिला में हैं। यही मैं पड़ोस में सीधी जिला में था, आधे स्वास्थ्य केंद्रों में ही चिकित्सक नहीं थे। अब ये हमारा दायित्व रहेगा कि इन चिकित्सकों का भरपूर हम इनकी योग्यता का, अनुभव का लाभ लेके जहाँ वो पदस्थ हैं उस क्षेत्र में इनका लाभ मिलना चाहिए, और इसका मैं सतत निरीक्षण करूँगा, मॉनिटरिंग करूँगा। सर, अगर बात करें तो हमारी चिकित्सा पद्धति में कई पद्धतियाँ हैं, उनको शासन द्वारा मान्यता भी मिली हुई है। कुछ पद्धतियाँ ऐसी हैं जिनको भी मान्यता नहीं मिली है। उन्हीं में से एक पद्धति है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। उसके लिए आपको क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान में शासन के निर्देश हैं, गाइडलाइन हैं, MBBS चिकित्सक, BAMS आयुर्वेद और BHMS होम्योपैथी, इन्हीं पैथी को ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रैक्टिस करने देने का अनुमति का निर्देश दिया गया है। हम लोग यही अनुमति देते हैं। रही बात इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की, मुझे याद है 4 वर्ष पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के सम्मेलन में मैं भी था, और पूरे देश प्रदेश से सभी चिकित्सक और समाज सेवी जनप्रतिनिधि भी एकत्र थे, मुझे वो दिन याद है। और निश्चित रूप से ये पैथी जहाँ 4 वर्ष 5 वर्ष छात्र व्यतीत करता है, हर पैथी का अपनी खासियत होती है। कई जगह हमारा एलोपैथी भी फेल हो जाता है, कई जगह आयुर्वेद फेल हो जाता है, होम्योपैथिक का अपना एक अलग महत्व है। बहुत मरीजों को इन सभी पद्धतियों से अलग अलग लाभ मिल रहा है। मेरी ये अपील है कि जिस पद्धति के जो हमारे चिकित्सक हैं उसी पद्धति में प्रैक्टिस करें, और उस क्षेत्र में भी मैं देखता हूं कि हमारे रीवा जिले में ही बड़ा नाम है। डॉक्टर LM कुशवाहा जी का, डॉक्टर सौगौरा जी का आयुर्वेद में भी बड़ा नाम है, होम्योपैथिक में भी कई हमारे चिकित्सक अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपने पैथी में प्रैक्टिस करें, यही हमारी अपील है। और इसके इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिए और मेरी सलाह की, यदि शासन अपने स्तर से निर्णय लेता है, बड़े बड़े वैज्ञानिक या चिकित्सक परीक्षण करते हैं, विशेषज्ञ राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, और सभी को जनप्रतिनिधियों को भी कोशिश करना चाहिए। यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को प्रैक्टिस के लिए मान्यता दी जाती है, मुझे खुशी होगी, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अनुशंसा भी करूँगा। सर, एक चिकित्सक से मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक का जो आपका सफर है, उसको आप कैसा देखते हैं? निश्चित रूप से मेडिकल ऑफिसर के रूप में 1 जुलाई 1987 को मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुड़ में ज्वाइन किया था। तब सीमित काम था, अस्पताल में डॉक्टरों को देखना और परिवार नियोजन और टीकाकरण, 2 ही कार्यक्रम मुख्य रूप से रहा करते थे। छोटी सी लूज टैबलेट डिब्बे में पैरासीटामॉल या मेट्रोनिडाज़ोल की हुआ करती थी। अब हर तरह की इसेंशियल ड्रग्स हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है, उनका रखरखाव, टीकाकरण भी बढ़ गए हैं। टीका बच्चों का, अब तो संक्रामक रोगों से मुक्त भारत की सोच है हमारी, कि शासन की, कि कोई भी संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए। बहुत से संक्रामक रोगों में नियंत्रण भी हुआ है। कुकुर खांसी से कितने बच्चे आया करते थे, आज एक भी देखने को नहीं मिलता। हम लोगों के सामने एक टिटनस वार्ड हुआ करता था, जहां लोग छटपटाते हुए अंधेरे में मरीज, पूरा वार्ड का वार्ड टिटनस रोगियों से पीड़ित रहता था। नवजात शिशु को टिटनस हो जाता था, गर्भवती माता को लेबर रूम में टिटनस हो जाता था। लेकिन काफ़ी तरक्की हुई है। मुझे तो लगता है कि इस पीढ़ी के टिटनस, एक नए चिकित्सक से मैंने पूछा, कभी टिटनस का रोगी देखे हैं आप? तो बोला आज तक मैंने नहीं देखा। वो जान भी नहीं पाएंगे कि टिटनस कैसा होता है। कभी नया रोगी आएगा तो टिटनस का देख भी नहीं पाएंगे। तो काफ़ी शासन में सुधार हुआ है संक्रामक रोगों में। जिस तरह से संक्रामक रोगों में यदि सुधार होगा तो निश्चित रूप से हम तैयार रहें दूसरी जटिलताओं के लिए। कैंसर से, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, लकवा, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी क्रमशः। उसके लिए भी शासन ने NCD प्रोग्राम चलाया है। हर 30 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि उसको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, डायबिटीज़ है कि नहीं। ये जो 30 वर्ष से उम्र की आबादी, 30% लोग ऐसे होते हैं समाज में जो 30 साल के ऊपर होते हैं। हर व्यक्ति को यदि पता चल जाए ब्लड प्रेशर है और वो नमक कम खाने लगे, परहेज कम करने लगे, बीड़ी सिगरेट का प्रयोग न करे, वजन कम करे, मॉर्निंग वॉक करे, समय में भोजन करे, समय में सोए, समय से जगे,
तो ऐसी बात नहीं है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज में आधी रात को या जिला अस्पताल में रोगी लकवा लेकर 4 लोग टैक्सी में लेके आ जाते हैं तो वो नौबत नहीं आएगी। डायबिटीज़ के लोग हाथ पैर काटने की नौबत आ जाती है, आँख अंधे हो जाते हैं यदि ध्यान नहीं देते डायबिटीज़ का रोगी। तो मालूम होना चाहिए हैं इतने लोग 10% लोग डायबिटीज़ के समाज में हैं और इससे 15% लोग ब्लड प्रेशर के हैं इन्हीं जनसंख्या में। तो इनको मालूम होना चाहिए। ये मेरा प्रयास होगा, ये जो हमारा अभियान चल रहा है कार्यक्रम, इसमें एक एक व्यक्ति को खोज कर हम ले आएंगे और निःशुल्क दवाइयाँ और जांच इलाज का व्यवस्था है। इन जटिलताओं से जो डायलिसिस की हम बात करते हैं, क्यों डायलिसिस में आना पड़ता है, यदि आप परहेज करिए। लोग कहते हैं हमने ये कर रहे हैं, यहाँ जाता हूँ, ये करता हूँ, हरी पत्ती खाता हूँ, तो इनमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है आप ब्लड शुगर कराइए, देखिए तो कितना है आपका, वही मेन चीज़ है। यदि आप नियंत्रित रखेंगे तो आपको डायलिसिस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आँख सुरक्षित रहेगी, दिल सुरक्षित रहेगा, किडनी सुरक्षित रहेगा, हाथ पैर कटवाने की नौबत ना आएगी, घाव न भरने वाली की नौबत ना आएगी। इन सब चीज़ों से आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। यही हमारी अपील है। ज़िंदगी का सफ़र तो अब 60+ हम लोग हो गए। शासन का जो नौकरी चिकित्सकों के लिए दिया है 65 वर्ष तक रखा है, तो अभी तो 2.5 साल है मेरा, तो अभी तो हूँ ही शासकीय सेवा में। इसके बाद फिर 2.5 साल में फिर तय करूँगा कि क्या करना है। चिकित्सक हूँ, चिकित्सक का इलाज करना और सलाह देना, समाज को स्वस्थ रखना हमारी जवाबदारी है। तो ये हमारा जीवन, जब तक जीवन रहेगा तब तक हम लोग करेंगे। सर, इन बीच के सालों में आपने काफ़ी संघर्ष भी देखा है, कुछ यादें भी होंगी, उनमें से कोई एक ऐसी याद जो आज भी आपको याद आती है? यादें तो बहुत हैं। जब उल्टी दस्त नियंत्रण की बात चलती थी गांव में, जब बालक आता था अपने पिता का दाह संस्कार करके उल्टी दस्त में, पता चला 2 घंटे बाद उसका भी दाह संस्कार हो गया। तो ये सब कठिन परिस्थितियां थी। मैं गुड़ में था मेडिकल ऑफिसर, तो वहाँ प्रतिवर्ष सबसे ज़्यादा ज़िले में गुड़ में मोतियाबिंद के रोगी आते थे। मैं स्वतः अपने समक्ष रख कर उनका इलाज, ऑपरेशन, हमारे डॉक्टर RK मिश्रा यहाँ नेत्र सर्जन हैं, उनका पूरा सहयोग रहता था। और 100 लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना, उनको चश्मा देना और उनको घर तक छोड़ने की व्यवस्था का हम लोगों ने मातृ मृत्यु दर रोकने के लिए। और जब अभी आज 250 के लगभग आ गई है, जो 450 हुआ करती थी, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है और उसको हमको 100 के नीचे ले आना है। और इसको रोकने के लिए मैं सीधी में भी था, तो मैंने एक शुरुआत किया था, यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञों के बीच में बात किया, तो देखा कि एनीमिया ही मुख्य कारण है। गर्भवती महिला का प्रसव के दौरान मौत होना मुख्य कारण एनीमिया है। आधी महिलाएं हमारी एनीमिया से मौत होती हैं। तो मैंने चिंतन किया कि एनीमिया से किसी महिला की मौत को रोकना हमारे हाथ में है। किसी भी गर्भवती महिला को खून की कमी हो जाना और प्रसव के दौरान उसकी मौत हो जाना, ये मैं कहा करता हूँ कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं तो देसी भाषा में भी बोलता हूँ, मैं कह देता हूँ कि मैं लाठी चला दूंगा, लेकिन किसी गर्भवती महिला को प्रसव के दौरान मौत नहीं होने दूंगा। उसके पीछे मैंने 2 हमने कार्य किया था। सीधी में शुरुआत किया था पूरे जिला में। तो जो हमारी गर्भवती महिला, आयरन हम देते हैं, पुराना हम आयरन फोलिक एसिड गोली जो जिससे खून बनता है, उसको मैं यह विभाग हमारा आशा के माध्यम से गर्भवती महिला तक पहुँचता है। तो वो जनरली महिलाएं लापरवाह होती हैं, नहीं खाती, या तो मिली नहीं गोली उसको, या तो खाया नहीं, घर में व्यस्त रह जाती हैं। घर का चूल्हा, रसोई की व्यवस्था देखना और सास ससुर देखना, बच्चों की सेवा करना, पति का देखना, और जो घर में भी गाय भैंस हैं उनकी भी देखभाल करना। और इस सब चक्कर में वो आयरन गोली खाना हमेशा भूल जाती हैं। इवन नाश्ता करना, टाइम से खाना भी भूल जाती हैं। यही मुख्य कारण है कि जो एनीमिया से 70% महिलाएं पीड़ित हैं। मैं उनको नाश्ता करने के लिए भी प्रेरित करता हूं जहां अवसर मिलता है। तो मैंने ये व्यवस्था बनाया कि ये गर्भवती महिला अपने से गोली नहीं खाएगी, इसको घर का कोई अन्य सदस्य खिलाएगा गोली। ये मैंने टीबी नियंत्रण कार्यक्रम से सीखा था, जहां डार्ट्स प्रणाली सीधी देख रेख में इलाज सुनिश्चित किया गया था। इसमें कोई अन्य व्यक्ति खिलाता था, कोई समाज सेवी या आशा बहन जी या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
के घर जाता था टीबी रोगी और दवा खा के चलाता था। लेकिन इसको मैंने थोड़ा संशोधन किया कि वो चूँकि गर्भवती महिला टीबी रोगी कम होते हैं, गर्भवती ज़्यादा हैं, तो वो कहीं जा नहीं सकती, न कोई आ सकता इनको खिलाने। आशा कार्यकर्ता को हमारे पास बहुत से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं, तो वो घर का ही सदस्य मैं एक ही सांस में बोला करता हूँ कि सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी ननद भौजाई पतिदेव, घर में जो भी उपलब्ध है वो आयरन की गोली अपने सामने खिलाएगा। और वो पहली बार जब आशा कार्यकर्ता जाएगी तो उसी व्यक्ति को देगी जो उस घर में उसको आयरन की गोली खिलाने वाला है, और ये फोटो शेयर करेगी। मेरे मोबाइल में कम से कम 5000 से अधिक ये फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं कि सास दवा खिलाते हुए, ससुर दवा खिलाते हुए, देवर ननद भौजाई दवा खिलाते हुए। तो इससे मुझे अच्छा सफलता मिली सीधी जिला में। जैसे भी अवसर मिल रहा है मुझे, मैं पूरे रीवा जिला में भी लागू करूंगा। और दूसरा एक दिन था ये आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन नहीं लग रहा है। आयरन सुक्रोज मतलब ये खून बनाने की दवा है। खून तो नहीं है लेकिन खून से कम नहीं है। मैंने एक दिन में 4700 गर्भवती महिलाओं को सीधी जिला में, आधी आबादी है रीवा से, घर से उनको निकाल के अपने स्वास्थ्य केंद्रों में आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगा दिया। और एक अभियान की तरह चला कि हर गर्भवती महिला को आयरन सुक्रोज का जो 3 इंजेक्शन अनिवार्य रूप से लगता है, इनका हीमोग्लोबिन 7 से कम है उनको 5 इंजेक्शन लगता है, तो एक साथ लगवाया और एक माहौल बना दिया। जिला अस्पताल सीधी में जितना एक साल में आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन जितनी गर्भवती महिलाओं को लगता था, उतना मैंने 15 दिन में लगवा दिया। एक स्थान भी चिन्हित करा दिया सिविल सर्जन से बात करके, हमको एक वार्ड चाहिए, जगह चाहिए, 5 बिस्तर जहां उपलब्ध हों। कम से कम 25-30 महिलाएं रोज लगवाती हैं। अभी रीवा सिविल सर्जन से भी हमारा सिविल सर्जन चैम्बर जहां है उसके बगल में देखिए, कभी जाइए, वहां हमारा आयरन सुक्रोज यूनिट रीवा में भी मैंने चालू कर दिया है। और यहाँ पहले दिन तो 3 महिलाएं, दूसरे दिन 9 महिलाएं, और मुझे विश्वास है कि 30-40 महिलाओं, 2 स्टाफ नर्सों की मैंने अलग से पोस्टिंग कर दिया है। उनका कोई काम नहीं रहेगा, केवल गर्भवती महिला का सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जितनी भी आएंगी द्वितीय त्रैमास की, उनको सबको आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाना, उनका रिकॉर्ड रखना, उनका पोर्टल में एंट्री करना, ये कर्तव्य रहेगी। 2 काम हमने कर दिया तो हमारा उद्देश्य है कि 1 साल के अंदर 50% मात्र मृत्यु दर मैं रीवा जिला के कम कर दूंगा। यदि हमारा एनीमिया ठीक हो जाएगा तो एनीमिया से मरेगी ही नहीं। तो ये 2 काम मैंने नवाचार के रूप में किया है। ये न मध्य प्रदेश में कहीं ये इस तरह का हुआ है, न कहीं हिंदुस्तान में हुआ है। तो इसको मैंने सीधी से प्रारंभ किया था और फुल फ्लेश्ड इसको मैं रीवा जिला में भी, ये हमारा हर गर्भवती महिला अपने नज़दीकी केंद्र में, उसको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये हमारा व्यवस्था रहेगी। और रही कि एनीमिया से खून की बात, कल आपने देखा हमारे कलेक्टर साहब के नेतृत्व में 550 लगभग लोगों ने रक्तदान किया। ये रक्त हमारा, इसके पीछे मात्र मृत्यु दर रोकना भी एक उद्देश्य था इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। बोलते हैं कलेक्टर साहब, मैं भी बोला हूँ, ये माँ की गर्भवती महिला प्रसव के दौरान खून की कमी में उसकी जान न चली जाए, तो ये पर्याप्त मात्रा में दोनों ब्लड बैंक, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे दोनों ब्लड बैंक में फुल हो गए। और ये सीधी के लिए भी 50 यूनिट मैंने ब्लड कल दिलाया और सतना को भी दिलाया, ताकि हमारे अड़ोस पड़ोस में भी इस तरह की कमियां न होने पाए। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर शैलेंद्र तो सच में हमारे बीच रीवा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा साहब ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं आप सभी की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। सच तो सच है में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।